नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कौशिक एक बार फिर से द मिस्टिक भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी कहानी चल रही थी यात्रा वृतांत लामाओं के देश में। तिब्बत की जो यात्रा थी, पिछले भाग में आपने सुना उसको और काफी प्यार भी आप लोगों का मिला, उसके लिए धन्यवाद। अंत में क्या हुआ था आप लोग जानते ही हैं कि हमारा एक खच्चर जहरीली घास खा के वहीं गिर के तड़पने लग गया था। उसको जान के लाले पड़ गए थे। हम सब ने ये मान ही लिया था कि अब ये नहीं बचेगा और इसके पीठ पे जो सामान है वो हमें या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर खुद लाद के आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो पता चला हमारे साथ एक बहुत ही महान हस्ती भी थी, बेवकूफ, उसे तो आप पहचानते ही हैं। उसने कहा कि यह घास बड़ी जहरीली होती है और इस देश वालों के न जाने कितने टट्टू, गोरू, गायें, भेड़ें इसे खाकर अपनी जान दे देते हैं और असहाय होके उनको वहीं छोड़ के आगे चल देते हैं। लेकिन मैं इस बीमारी की दवा जानता हूँ। अब उसने चीनी की पोटली खोली और एक मुट्ठी चीनी निकालकर टट्टू को खिला दी। बस फिर क्या था, बात की बात में टट्टू की तकलीफ हवा हो गई। ना तो उसकी झटपटाहट रही और ना ही उसके मुंह से झाग बहा। वह पहले की तरह ही स्वस्थ हो गया और रास्ता चलने लग गया। एक बात कहनी याद नहीं रही, उस समय हम लोग जिस ओर जा रहे थे वह ना तो सिक्किम है और ना ही तिब्बत। वह तो उन दोनों देशों की सरहद का हिस्सा है। यहाँ वालों का घर द्वार कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर भेड़ें और चमरगों को चराने के लिए आ जाते हैं। चमरगो याक को कहते हैं। इन्हीं पशुओं का मांस, दूध का मक्खन और जौ का आटा इन लोगों का मुख्य भोजन है। किंतु इस ओर धान और जौ कुछ भी नहीं उगता। ये लोग तिब्बत से ही जौ आदि लेके आते हैं। कड़ी सर्दी के दिनों में ये लोग गांवों में टिक जाते हैं, लेकिन उन गांवों का क्या वर्णन किया जाए, और घरों का तो कहना ही क्या। जान पड़ता है दूर से देखने पर कि पहाड़ पर छोटी छोटी डिब्बियां चिपका दी गई हैं। उस दिन हम लोग पहाड़ पर दूर तक नहीं चढ़ पाए। शाम के वक्त रास्ते में एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। वह खाली पड़ा था, इसलिए हमने उसी में डेरा डाल लिया। बहादुर ने समरगो का गोबर इकट्ठा किया और आग जलाई। उसमें चाय के लिए पानी गर्म किया, लेकिन गोश्त पकाने से पहले ही आग बुझ गई। इसके कारण हमें गरम गरम चाय तो मिल गई, लेकिन पका हुआ खाना नहीं मिला। चाय के साथ कच्चा गोश्त खाकर ही रह जाना पड़ा। फिर भी सभी खुश थे। बेवकूफ ने कहा, सामने ही एक गांव है, इस घर से कोई पाव भर मील दूर है। पहाड़ की ओट में है तो इसे यहाँ से दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ हमारा एक रिश्तेदार रहता है। हमने उसके मतलब को भांप लिया और उसे टालने के इरादे से कह दिया, होगा, हमें क्या। उसने कहा, हाँ जी, वो तो है ही, लेकिन मैं अपने रिश्तेदार से भेंट करके आना चाहता हूँ। हमने फिर से उसकी बात अनसुनी कर दी, दूसरी ओर मुंह करके बैठ गए, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। पक्का चिपकू आदमी था। खुशामद करके उसने 2 घंटे की मोहलत हमसे ले ही ली। उसके चले जाने पर हमें ऐसा लगा कि छुट्टी तो हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। अगर वह बात बात में अपने रिश्तेदार को हमारा इरादा बतला देता है तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। यहाँ तक आने में जितनी भी तकलीफें हमने उठाई, जितने कष्ट सहे, वह सब निरर्थक हो जाएंगे। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। उसको वापस बुलाने का तो कोई उपाय है नहीं। इतनी देर में शाम के अंधेरे में पहाड़ की ओट में पहुंच गया था। अब हम निहायत बेवकूफ की तरह उसकी वापसी की बाट देखने लगे। 2 घंटे जो थे वो हमारे लिए 8 घंटे से भी ज्यादा हो गए। घंटे कितने ही क्यों न हो, समय ठहरता थोड़ी है। इसी के साथ समय पूरा होने पर बेवकूफ लौट आया, लेकिन उसकी चंचलता देखने और उसके मुंह से शराब की बू आने से हमने समझ लिया कि इस अभागे ने झोंक में आकर सारा का सारा हाल अपने रिश्तेदार को बतला दिया होगा। लेकिन अब हो भी क्या सकता है। अब किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है, हमें पकड़ ले जाएगी, और उसका नाम बेवकूफ ऐसे ही थोड़ी रख दिया गया। क्रोध भी बहुत आ रहा था। मन कर रहा था कि उसकी पीठ पर अपनी लाठी के 2-4 हाथ जमा ही दें, लेकिन फिर विचार किया, इसमें नुकसान तो अपना ही है। मारने से अगर लाठी टूट गई तो बिना लाठी के बर्फ में चलने में हमें ही दिक्कत होगी। अब इस समय क्या करना चाहिए। पुलिस के हाथ से बच जाने पर भी रात को सो जाने पर तिब्बती जासूसों के द्वारा छुरा भोंक देने से मरना ही होगा। मरने का डर भी नहीं है, दुख इतना ही रह जाएगा कि मर जाने पर तिब्बत नहीं पहुंच पाएंगे। अभागा बेवकूफ खुद संकट को न्योता दे आया था,
लेकिन वह हमें तरह तरह से तसल्ली देने लगा। कहने लगा, मालिक, हमारा रिश्तेदार बहुत अच्छा आदमी है, उसके मुंह से एक भी बात जाहिर नहीं होगी, वह आपका इरादा किसी को नहीं बताएगा। और दूसरी बात, उसकी बहन के साथ मेरा ब्याह होने की बात चल रही है। और मैं तो ये भी कहा कि जो किसी लोगों को हमारा हाल बताया, ये बताया कि हम क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा। आप निश्चिंत रहें। लेकिन हमारे धमकाने पर वह चुप हो गया। रात को हमें नींद नहीं आई। खुखरी हाथ में लिए एक जगह बैठे बैठे हम सारी रात पहरा सा देते रहे और एक एक पहर गिनते रहे। हिमालय की सुनसान रात थी। बीच बीच में पहाड़ों पर बर्फीली हवा भी हरहरा कर चल रही थी। दूर से एक दो हायना का अट्टहास जरूर सुनाई दे जाता था। घर के बाहर किसी प्रकार की खटपट होते ही कान खड़े हो जाते और हम यह सोचने लग जाते कि कोई न कोई आ रहा है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, रात को कोई नहीं आया। पिछले पहर पतले से कोहरे में होकर शुक्र तारे को आकाश में देखते ही सभी को जगा दिया और थोड़ी देर में ही हम लोग वहां से रवाना हो गए। परंतु हमारे भाग्य में तो अपार दुख ही दुख लिखे हुए हैं। अचानक चारों ओर से घना कोहरा फैल गया। उसके भीतर होकर कई हाथ की दूरी तक ही देख सकते थे। फिर धीरे धीरे रह रहकर बर्फ गिरने लगी। लक्षणों से मालूम हुआ कि बर्फानी तूफान आएगा। फिर भी हिम्मत करके हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। बड़ा ही मुश्किल रास्ता था। पैरों ने चलने से मना कर दिया और सामने है सीधा ऐसा खड़ा रास्ता, मानो दीवार के सहारे एक लकड़ी का तख्ता खड़ा कर दिया गया हो। खच्चर और टट्टू भी दो तीन बार कई हाथ नीचे फिसल गए। इससे उन पर लदी गठरियां भी नीचे गिर गई। चाय, आटे और चीनी की पोटलियां बर्फ के ऊपर गिर पड़ी। कुछ सामान गीला भी हुआ, परंतु हमने उसको उठाकर इकट्ठा किया और दोबारा खच्चर पर लादा। फिर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन हम कुछ मिट्टी का रास्ता अथवा समतल मैदान पर नहीं चल रहे थे। थोड़ी दूर जाते ही सब लोग थक गए। विश्राम करने के लिए सहारा ढूंढने से पहले अचानक भड़बड़ाता हुआ बर्फानी तूफान आ ही पहुंचा। उस समय हम लोग 12,000 फुट की ऊंचाई पर थे। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने से पहाड़ी बीमारी, माउंटेन सिकनेस हो जाती है। हम लोग भी उससे नहीं बच सके। सबके सिर में दर्द होने लगा। कानों में तेज और ठंडी हवा से भन्नाट होने लगी। बर्फानी तूफान से बचाव करने के लिए भी कोई तरकीब नहीं कर पाए। आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी जरा सा सहारा लेने को कोई जगह नहीं थी। उस गांव में लौट जाने का भी कोई रास्ता बचा नहीं था। इस दशा में बहादुर और बेवकूफ दोनों रोने लगे। खच्चर और टट्टू भी घबरा गए। हम भी कुछ सोच विचार करने लायक नहीं रह गए थे। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। सबकी देह पर और सिर पर बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ की बौछार के मारे आंखों से काम लेना और कठिन हो गया था। आंखें खोलते उसमें तेज हवा के साथ बर्फ के कण घुस जाते थे और तूफान के गर्जन से कानों में ताले लग गए थे। कोई किसी की बात नहीं सुन पाता था और कहने के लिए बचा भी क्या था। इस भयानक ठंड में हम लोग जम न जाएं, इसके लिए उस तूफान की परवाह न करके हम लोग पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन यह भी मुश्किल हो गया जब रास्ते में घुटने भर तक बर्फ आ गई। सभी ने प्राणों की आशा एक तरह से छोड़ दी। ऐसा लगने लगा कि सभी को बर्फ के नीचे दबकर आज तो मर ही जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह एकाएक बर्फानी तूफान आया था, उसी तरह चला भी गया। चारों ओर सन्नाटा रह गया। कोहरा भी धीरे धीरे कम हो गया। इससे चारों ओर का दृश्य साफ दिखाई देने लगा। सामने ही कुछ दूरी पर एक घर दिखाई दिया। बहादुर और बेवकूफ को तरह तरह की बातों में भुलाकर हम बर्फ की ढेरी को ठेलते हुए, अपने हाथों से बर्फ को हटाते हुए, रास्ता बनाते हुए उस घर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन खच्चर बर्फ में मशक्कत करते हुए इतना कमजोर हो गया था कि चलते चलते बार बार गिरने लगा। हमें बड़ा डर लगा कि अगर सवारी यहाँ मर जाएगी तो हम लोगों को लगभग आधा सामान तो छोड़कर ही जाना पड़ेगा और इससे कठिनाई और बढ़ जाएगी। अगर उसे सुस्ताने को मिल जाए तो शायद वह बच जाए। इसी आशा से हम उसे धक्का देकर ठेल ठेल कर ऊपर पहुंचाने लगे। इसके बाद जब हम घर के पास पहुंचे तब तक दिन ढल चुका था। लेकिन घर के सामने पहुंचने पर उसकी जो हालत देखी, उससे हमें बहुत निराशा हुई। ऊपर छप्पर बहुत ही कम रह गया था। चारों दीवारें गिर चुकी थी। ऐसा मालूम हुआ मानो लकड़ी के कई मोटे खूंटों पर खड़ा हुआ वह अब तक हमारा ही रास्ता देख रहा था। हम लोगों के जाते ही वह बिल्कुल बैठ जाएगा। जो भी हो, भीतर पहुंचकर देखा तो एक कोने में सूखे गोबर का ढेर लगा हुआ है। जिस जगह हम चल रहे थे, उस ठंडे मुल्क में
सूखा हुआ गोबर बहुत ही कीमती चीज होता है। जमीन पर गठरी पोटरी रखकर अपना सामान खोला और बहादुर ने गोबर में आग जलाई। इसके बाद बर्फ का एक बड़ा ढेला लाकर देगची में डाल दिया। यह चाय के लिए गर्म पानी होने लगा। इसी बीच सब लोग चाय के चारों ओर बैठकर हाथ पांव सेकने लगे। उधर खच्चर के प्राणों पर बनाई। वह बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सका तो एकाएक लेट गया। हालत देखकर समझ लिया कि अब यह नहीं बचेगा, लेकिन पता नहीं था कि उस बीमारी का डॉक्टर और दवा भी वहीं मौजूद है। थोड़ी देर में चाय बनी तो बेवकूफ ने एक प्याला चाय खच्चर को पिला दी। चाय पीते ही वह चंगा होकर खड़ा हो गया और खुशी के मारे दुम हिलाई लाकर कूदने फांदने लगा, जैसे कह रहा हो कि वह चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। दवा को असर करते देखकर बेवकूफ शेखी के मारे सिर हिलाने लगा और कूद कूद कर तालियां बजाने लगा, और बहादुर उसको देखकर हंसी के मारे लोटपोट हो गया। मामले को देखकर हम तो बिल्कुल भौचक्का हो गए। इस वक्त से बेवकूफ की एक और उपाधि बढ़ा दी हमने, और वह था टट्टू का डॉक्टर। तो बेवकूफ टट्टू का डॉक्टर भी था। अगले दिन जिस समय हम लोग वहां से रवाना हुए, उस समय थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर ही रही थी। आसमान की हालत भी अच्छी नहीं थी, चाहे जब तूफान आ सकता था। इसीलिए हम लोग फुर्ती से चलने लगे और दोपहर के लगभग एक और खाली घर में आ पहुंचे। परंतु वहां ठहरे नहीं। सामने ही दर्रा दिखाई दे रहा है। उसको बर्फ से बिल्कुल बंद हो जाने से पहले ही हमें पार करना होगा, नहीं तो तिब्बत में पहुंचना तो दूर, सिक्किम में भी लौटकर पहुंचने का रास्ता नहीं रहेगा। उस सुनसान जगह में बर्फ के बीच बंदी होकर ठंड और भूख की मार के मारे हम सबको वहीं अपने प्राण त्यागने पड़े। चलते चलते दिन डूबने को हुआ। पहाड़ पर कोई मील भर के अंतर पर एक और घर दिख पड़ा। अब कायदे से बर्फानी तूफान अपने पूरे जोर शोर से शुरू हो गया था। रास्ते में कमर तक बर्फ जमा हो गई थी। भूख, प्यास और ठंड के मारे हम सभी पस्त हो रहे थे। देखते देखते रास्ते में छाती के बराबर बर्फ आ गई। इस संकट के समय बहादुर को बर्फोंदी हो गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दूसरा उपाय ना देखकर हमने अपना चश्मा उसको दे दिया। इसके बाद हम तीनों आदमी एक के पीछे एक बर्फ के ढेर को दोनों हाथों से हटाते हुए बड़ी कठिनाई और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। शाम हो जाने के थोड़ी देर बाद उस घर में पहुंचे। हमारा भाग्य आज थोड़ा सा अच्छा था कि इस घर की हालत पिछले वाले घर से थोड़ी अच्छी थी, लेकिन वहां सूखा गोबर नहीं था। तो कुकरी से एक खूंटे का कुछ हिस्सा काटा गया और आग जलाई गई। रात बढ़ने लगी तो सभी लोग सो गए, परंतु रात को मांस की बू पाकर एक छोटा सा बिलाव, जिसे हम छोटा मोटा बाघ भी कह सकते हैं, कहीं से आकर हमारे घर में कूद फांद करने लगा। कंबल में छिपे रहकर ही हमने कई बार उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन डरने के बदले वह मांस की पोटली को नाखूनों से नोचने और खींचने लगा। अब हमारा लेटे रहना मुश्किल हो गया। उठकर बत्ती जलाई। बहादुर और बेवकूफ की भी नींद टूट गई। वह भी उठकर बैठ गए। बिलाव को देखने से मालूम हुआ कि वह बहुत ही भूखा है। हमने पोटली उतारी और मांस का टुकड़ा काटकर उसे खाने के लिए दे दिया। उसके आगे फेंक दिया, लेकिन उसकी भूख मामूली भूख नहीं थी। वह उठने से खुश नहीं था। उसे और भी जरूरत। सबके सामने पंजा मारकर उसने पोटली का एक हिस्सा फाड़ डाला। इससे हमें पता चला कि बिलाव भिखारी नहीं है, वह तो डकैत है। बेवकूफ ने उसे भगाने के लिए डराया तो उसने भी दांत निकालकर धमकाने के लिए पंजा उठाया, मानो कह रहा हो, बेवकूफ, ज्यादा गड़बड़ करेगा तो गाल में चांटा लगा दूंगा। बेवकूफ की नसों में पहाड़ी खून है। बिलाव की बेअदबी से वह पागल सा हो गया। बांस की मोटी लाठी उठाकर बिलाव को ठंडा कर देने की कोशिश करते ही बाघ का मौसेरा भाई भी गरज कर उस पर टूट पड़ा। साथी को इस संकट में देखकर बहादुर भी चुप नहीं रहा। वह भी कुकरी लेकर बेवकूफ की सहायता के लिए बाघ के ऊपर झपट पड़ा। बेवकूफ को छोड़कर बहादुर के पैर में उस बिलाव ने जोर से काट ली। बेवकूफ ने इतने में ही बिलाव को लाठी मारी, लेकिन लाठी की चोट उसकी पूंछ के सिरे पर लगी। दर्द के मारे बिलाव ने एक बार चिल्लाकर जोर से प्रतिकार किया और उसके पैर पर कूदकर बेवकूफ के जूते पर अपने दांत जमा दिए। यह सब तमाशा देखते हुए अब हमारी बारी थी। हमने भी फुर्ती से लाठी उठाई और पीठ पर जोर से एक हाथ जमा दी। शायद करारी चोट नहीं लगी। उसने घर में 2-4 चक्कर लगाए, फिर दुम उठाकर बाहर भाग गया। वह दोबारा घर के भीतर नहीं आया, लेकिन रात भर हम लोगों को लगातार कोसता हुआ घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, परंतु सवेरे उसके दर्शन नहीं हुए। कहीं चला गया होगा।
अगले दिन का प्रातःकाल बहुत अच्छा जान पड़ा। चारों ओर उजाला फैला हुआ सूर्य निकला। बर्फ के ऊपर धूप फैलने से विचित्र दृश्य दिखाई देने लग गया था। ऐसा लगने लगा था कि हम लोग सोने, चांदी और हीरो के देश में आ गए हैं। धूप की गर्मी से बर्फ गलकर पानी हो गई और बड़े भारी शब्द करती हुई चांदी की धारा की तरह चारों तरफ बहने लगी। कुछ ही घंटों में रास्ते में कहीं भी नाम लेने को बर्फ नहीं रह गई। अब वही बिना पेड़ पौधों का पहाड़ी देश और दूर दूर पहाड़ की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ रह गई। कुछ घंटों में ही हम लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। सामने ही सरहद का दर्रा पहाड़ में दुपट्टे की तरह दिखाई देता था। ऐसा जान पड़ा जैसे हम लोग दर्रे से 6-7 मील के रास्ते पर ही हैं। एकाएक ठीक जगह का पता लग जाने से बहुत खुशी होती है, तो हमें भी हुई। इसको पार करते ही हम तिब्बत पहुंच जाएंगे। अब 1 मिनट की भी देर करना सही नहीं है। बहादुर और बेवकूफ को उत्साहित करके दोनों सवारियों को हम जल्दी जल्दी हाँकने लगे। परंतु प्रकृति देवी को धोखा देना है और यह आसान काम नहीं है, लगभग असंभव ही है। हाय रे हमारी बुद्धि! जिस दर्रे को हम इतना नजदीक देख रहे थे, सोच रहे थे कि 6-7 मील है, इतना चलने के बाद भी दिखाई दिया कि वह तो और भी दूर है। और प्रकृति की उस विशाल शक्ति का सामना करने के अलावा हमारे पास और कुछ चारा ही नहीं था। फिर भी सभी लोग चक्कर काटते हुए, घूमते, ऊपर चढ़ते उतरते, बढ़ते ही जा रहे हैं और सामने दर्रा भी मानो धीरे धीरे हमसे दूर ही हटता जा रहा है। धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत मोड़ों को हमने तय कर लिया। ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, परंतु दर्रा कभी दिखाई देता, कभी छुप जाता। वह हमसे दूर ही भागता रहा। एकाएक काले बादल घिर आए। सूर्य नारायण भी चटपट बत्ती बुझाकर स्याही के सागर में खो गए। इसी समय फिर से बर्फानी तूफान ने जोरों से आकर आफत मचा दी। जैसी मुसीबत थी उसको वही जान सकता है जिसने उसे कभी भोगा हो। हम 5 प्राणी सुनसान रास्ते से बड़े कष्ट सहकर देश भ्रमण करने निकले हैं। हम लोगों पर प्रकृति का इतना क्रोध किस लिए? उस दिन का सा तूफान जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा जान पड़ता था कि तूफान हम सब लोगों को आसमान में ही उड़ा ले जाएगा। हवा इतनी तेज थी। इस समय बड़ी बात यह थी कि कोई चट्टान, घर या छोटा सा खंदक भी मिल जाता तो बड़े काम आता। उस तूफान में टेढ़ी कमर किए झुके हुए हम जरा जरा सा ऊपर चढ़ते और सामने बड़ी बारीकी से देखते हुए कि कहीं शायद कोई आसरा मिल जाए। एकाएक बहादुर चिल्ला उठा कि वहां एक घर है। सामने देखा, सचमुच रास्ते के मोड़ पर एक घर था। अब क्या था, शरीर में शक्ति लौट आई। जितना जल्दी हो सका हम लोग उस घर के भीतर जा पहुंचे और अपनी दोनों सवारियों को भी खींच खांच कर उसके भीतर बुला लिया। लेकिन तूफान नहीं रुका। वह मतवाला होकर पहाड़ों का फेरा लगाने लगा। सोचा था कि दूसरे दिन आसमान को साफ हो जाने पर चारों ओर उजाला हो जाएगा, लेकिन यह आशा भी सफल नहीं हुई। दिन भर में घंटे भर के लिए भी बर्फ गिरना बंद नहीं हुआ। पहाड़, रास्ता, गड्ढे, चट्टाने सभी बगले के पंखों की तरफ बर्फ में छिप गए। इधर उधर हर जगह बर्फ का ढेर जमा होने लगा। कहीं बर्फ का गुंबद सा बन गया था, कहीं कछुए की शक्ल बन गई, कहीं भालू तो कहीं हाथी का आकार दिखाई देने लगा। जो थोड़ी देर तक इसी तरह है और बर्फ गिरती रही तो हमारा यह घर भी सफेद हाथी ही बन जाएगा। यह हालत देखकर ऐसा जान पड़ा मानो हम 5 जीवधारी मेरू प्रदेश में आ गए हैं। किसी से छुटकारे की कोई आशा नहीं है। साथ में जो खाने पीने का सामान है वह भी खत्म होने को है। मुश्किल से 2-3 दिन गुजारा हो सकेगा। यह तो हुई हम लोगों की बात। अब है दोनों सवारियों की। उन दोनों सवारियों ने अपना खाना, जो सूखा घास था बिचाली, वह सुबह ही खाकर समाप्त कर दी थी। अब तो तिब्बत का ही सहारा है। सुन रखा था कि दर्रे को पार करते ही कुछ मील दूर एक गांव मिलेगा, लेकिन सामने के रास्ते को तय करना भी तो बहुत कठिन था। उस बर्फानी जेल खाने से छुटकारे की आशा धीरे धीरे हमारे मन से दूर होने लगी। यह तो मुश्किल था ही, इसमें दूसरी कठिनाई यह थी कि बहादुर और बेवकूफ अब कानाफूसी करने लग गए थे। उनके चेहरों और आंखों में शरारत की झलक थी। उस दिन शाम को तूफान रुकने पर उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, अपने देश को लौट जाएंगे। हमें उनके मुंह से ऐसी बात सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, परंतु हमने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से वापस जाने में जितनी मुसीबत झेलनी होगी, आगे बढ़ने में उससे तो कम ही है। ये सामने ही तो दर्रा है। हमने उंगली से उत्तर दिशा उनको दिखलाई। असल में लगातार बर्फ गिरते रहने से रास्ता कहाँ ढक गया यह हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने एक बार और आपस में विचार किया और हमारी बात मानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि बेशक हुआ करे, हम लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम तो घर वापस जाएंगे। हमने भी अपने पैर पीछे नहीं रखने का इरादा कर लिया था, क्योंकि सामने ही तिब्बत था, जिसमें घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, देशाटन करने के लिए हमने इतने जोखिम और कष्ट उठाए थे, हम वापस नहीं जा सकते। सामने के इस पहाड़ को लांघेंगे, और वो भी इन्हीं लोगों के साथ। यह दृढ़ निश्चय किया। समझ लिया कि इस रात को सोना बुद्धिमानी का काम नहीं है। खाने पीने का सामान बर्बाद न हो जाए या वो लोग लेकर न भाग जाएं, इसका भी ख्याल रखना है। इसलिए उस समय सबको खाना देखकर सारी पोटलियां मैंने अपने पास रख ली। बहादुर और बेवकूफ हमारे इरादे को भांप कर नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने हमको चोट चपेट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। कारण यह था कि वह हमारा डील डोल देखकर जानते थे कि हम उन दोनों को उठा उठाकर पटक सकते हैं। हम रात को अकेले बैठे जागते रहे, यह सोचकर कि इस बर्फ की कैद से छुटकारा कैसे पाएंगे। शाम से ही बर्फ का गिरना बंद हो गया। आकाश में चंद्रमा निकल आया। चारों ओर चांदनी छिटकी हुई है। ऐसा मालूम हुआ मानो पहाड़ की चोटी से रूपहली धारा बहते हुए नीचे आई और चारों तरफ फैल गई। उस चांदी के देश के ऊपर होकर चांदनी का पाल ताने हुए चंद्रमा की नाव नीले समुद्र में खेई जा रही है, और नीचे हमारी दुर्दशा देखकर उसके चंद्रमुख में हंसी नहीं रुक रही है। एकाएक देखा कि खच्चर और टट्टू कुछ चौकन्ने हो गए हैं। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि वो डर भी गए हैं। समझ में नहीं आया कि ऐसे बंद घर में इनको किस चीज का डर है। ज्यों ही हमने उठकर उनकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया, त्यों ही बाहर एक बहुत ही असाधारण शब्द सुनाई पड़ा। हम तीनों भी डर गए। सुनसान बर्फ के राज्य में यह कैसी आवाज है? किसने आकर हमारे दरवाजे पर धरना दिया होगा? कहीं पहाड़ का दैत्य तो नहीं? बचपन में कहानियों में सुना था कि हिमालय की चोटी पर गंधर्व और किन्नर रहते हैं, कहीं वो तो नहीं आ गए? लेकिन उन्हीं कहानियों में यह भी सुना था कि वो तो गाया करते हैं। इसी बीच बहादुर और बेवकूफ भी उठकर बैठ गए। वो भी नहीं समझ पाए कि मामला क्या है। बेवकूफ भूतों से बहुत डरता है। वह हमारे बदन से बिल्कुल चिपक कर बैठ गया और बुदबुदाकर मंत्र पढ़ने लगा। हमने एक बार सोचा कि जोर से ललकारें, लेकिन यदि इस दैत्य को दुगने जोर से ललकार कर हमने चिढ़ा दिया तो वह दरवाजा छोड़कर भीतर आ गया तो क्या होगा। इसी से हम चुपचाप बैठे रहे, लेकिन दोनों सवारियां बहुत झटपटाने लगी। बाहर फिर वही आवाज हुई। इस बार बड़ी होशियारी से दरवाजे के पास जाकर पल्ले और चौखट की दरार से आंख लगाकर देखा तो एक बहुत ही भारी चीता स्नो लेपर्ड बैठा हुआ था और जीभ लपलपा रहा। जान पड़ता है हमारी सवारियों की महक मिलने से उसके मुंह में पानी आ गया था। ऐसी जगह उसे देखकर हमें बड़ा अचंभा हुआ। यहाँ पर भला उसे खाने को क्या मिलता होगा और वो कहाँ रहता होगा। डर का कारण मालूम हो जाने पर डर आधा ही रह जाता है। अब हमने उसे जोर से ललकारा और जान पड़ा कि ललकार बर्दाश्त नहीं हुई। हमने बहुत जबरदस्त ललकारा था। चीता चौंक कर चट से कूद पड़ा और एक और भाग गया, मानो उसका भाव यह कह रहा हो हमें टट्टू के मांस की जरूरत नहीं है। उसके दूर जाते ही उसकी गंध आनी बंद हुई तो दोनों टट्टू भी शांत हो गए। बहादुर और बेवकूफ बेखटके फिर से सो गए, परंतु हम वहीं बैठे बैठे जमीन आसमान देखते हुए अपनी कुलाबें मिलाने लगे। रात बीतने पर हमने बहादुर और बेवकूफ को ठेल कर जगाया, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया और अपनी बात पर अड़े रहे। हमने भी जाने का इरादा पक्का कर लिया था। साफ उजाला होते ही हमने दोनों सवारियों पर खाने पीने के सामान की गठरियां पोटलियां लाद कर कहा, हम अकेले ही जाएंगे और तुम दोनों लौट जाओ। और हम आगे बढ़ने लगे। इससे वे दोनों बड़ी मुश्किल में पड़ गए। खुराक का इंतजाम किए बिना उस भयानक रास्ते पर कौन जाना चाहेगा। दोनों खड़े होकर ना जाने क्या सोचने लगे। मौका पाकर हमने फिर कहा, यही हम लोगों की आखिरी कोशिश है। सफलता नहीं मिली तो लौट चलेंगे। जब इतनी तकलीफ उठाई है तो थोड़ी सी तकलीफ और सही। बेवकूफ, तीर्थ यात्रा इतनी सहज नहीं होती। बेवकूफ बौद्ध धर्म को मानता है। तिब्बत जाने की लालसा उसे बहुत दिन से थी। एक मुफ्त में तीर्थ यात्रा, उस पर 200 रुपए का इनाम, यह फायदा कम है क्या? इसको सोचते ही वह धीरे धीरे कदम मिलाते हुए हमारे साथ बढ़ने लगा। बहादुर भी साथ हो लिया। यूं हम तीनों साथ साथ चलने लगे। लेकिन यहाँ एक नई मुसीबत हमारे सामने आई। बर्फ के जम जाने से रास्ते को पहचानना मुश्किल हो गया था, इसीलिए बेखटके चलना कठिन हो रहा था। मैदान की नदी में कमर भर पानी को जिस तरह पार किया जाता है, उसी तरह हम लोग कमर तक बर्फ को हाथों से हटा हटा कर ठेल ठेल कर चलने लगे। लेकिन बीच बीच में कभी पैर गड्ढे में पड़ जाता, कभी किसी पत्थर से टकरा जाता, तो हम लोग गिरते पड़ते संभलते हुए बड़ी मुश्किल से रास्ता पार कर रहे थे।
परंतु इस तरह कहीं रास्ता पार किया जाता है। कोई 5 मील चलने पर ही पूरा दिन बीत गया। दिन ढलने को आ गया। थकावट और ठंड के मारे पैर और हाथ नाकाम हो रहे थे। आसपास कहीं भी ठहरने लायक जगह नहीं दिखाई दे रही थी। जल्द ही रात हो जाएगी, अंधेरा फैल जाएगा और ताज्जुब नहीं है कि रोज की तरह बर्फ पड़ेगी और तूफान भी आएगा। अब लगातार चले बिना कोई गुजारा भी नहीं है। इधर सूर्य नारायण को फुर्सत नहीं थी। वे पहाड़ की ओट में चले गए। चारों ओर गहरा अंधेरा फैल गया और उस रात की याद आने पर अब तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अंधेरे में जरा सा भी सहारा पाने की आशा से हम लोग चारों तरफ अंधे की तरह टटोलते हुए फिरने लगे, लेकिन वहां कहाँ आश्रय था और कहाँ रास्ता था। फिर बर्फ गिरने लगी। इस बार सचमुच बचाव के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बहादुर फूट फूट कर रोने लगा। बेवकूफ जोर से बोला कि देवता रक्षा करो। पता नहीं दोनों जानवर भी जोर जोर से बोलकर किसको बुलाने लगे। हमारा भी बुरा हाल हो गया। अंधेरे में बर्फानी तूफान के बीच हम पागल की तरह इधर उधर फिरने लगे। हम लोगों को यह भी नहीं पता था कि हम कितनी ऊंचाई पर चढ़ आए हैं और कितना समय बीत गया है। जान पड़ता है हमारी दुर्दशा देखने के लिए ही कृष्ण पक्ष के चंद्रमा ने पहाड़ की ओर से जरा सा मुंह निकाला। उस धुंधले उजाले में देखा कि हमारे दाहिनी तरफ कोई 20 हाथ पर पहाड़ की एक बड़ी सी चट्टान बाहर निकली हुई है, जिसके नीचे बरामदा सा बन गया है। बर्फ को हटा कर वहां पहुंचने पर देखा कि पत्थर के नीचे बर्फ का नाम भी नहीं है। जगह की लंबाई चौड़ाई अंदाजन ज्यादा से ज्यादा 8 हाथ रही होगी। उसी में हम 5 प्राणियों को किसी तरह गुजारा करना है और उस बर्फ के तूफान से बचना है, अपने प्राणों की रक्षा करनी। उस मुसीबत के वक्त ऐसा सहारा मिल जाने से हमको इतनी खुशी हुई कि हमें जोर जोर से खुशी मनाने की इच्छा होने लगी। लेकिन बेचारे बहादुर के रोने की याद आ जाने से मन की उमंग को फिर दबा देना पड़ा। जो हो, ठंड और थकावट के मारे हम लोगों को कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। मांस का एक एक टुकड़ा चबाकर हम तीनों आदमी कंबल ओढ़कर एक दूसरे से सट कर लेट गए। दोनों सवारियां भी अपने रोम फुलाकर एक और खड़ी खड़ी ऊँघने लगी। फिर पता नहीं किस वक्त नींद आई। सवेरे आंख खुलने पर देखा कि चारों ओर कोहरा फैला हुआ है और डर लगने लगा कि कहीं फिर से बर्फ ना गिरने लग जाए। प्रकृति के मिजाज का क्या ठिकाना। उस कोहरे में आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। कच्चे मांस से पेट भरकर हम लोग कोहरा फटने की आशा करने लगे। मालूम नहीं बहादुर और बेवकूफ क्या सोच विचार कर रहे थे। हमारे मन में तो तिब्बत के सिवा और किसी बात के लिए जगह थी ही नहीं। थोड़ी देर इसी तरह बीतने पर कोहरे की परत पतली होने लगी और उसमें थोड़ी थोड़ी धूप दिखाई पड़ने लगी। धीरे धीरे धूप के तेज होने पर कोहरा गायब हो गया। सोचा था कि कोहरे के हटते ही यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन चारों ओर बर्फ का ही साम्राज्य था। उसके नीचे रास्ते का पता नहीं लग रहा था कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ कदम रखना है, कहाँ कदम नहीं रखना। सामने एक दूसरे से सटे हुए 3-4 पहाड़ थे। हम लोगों के स्थान से पहाड़ों की तलती तक एक दही का समुद्र सा बन गया था। इस समुद्र में न तो नाव चलती और न जहाज। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो इसे तैर कर भी पार कर सके। और इतना हल्का प्राणी भी कौन होता है जो उस फाहे जैसी बर्फ के ऊपर चल सके। ये बातें सोचते सोचते उस बरामदे के नीचे से 10-12 हाथ बाहर आकर देखा कि बर्फ के ऊपर पंजों के गहरे निशान हैं। ये चिन्ह टेढ़े मेढ़े रास्ते से उसी दही के समुद्र के दक्षिण की ओर घूमकर पहाड़ों की ओर चले गए हैं। उन चिन्हों को देखने से निश्चय हो गया कि बाघ जैसे किसी जानवर के पंजों के निशान हैं। लेकिन यह जानवर क्या कोई मंत्र जानते हैं कि इतनी भारी बर्फ पड़ने के बाद भी उन्हें रास्ता याद रहता है? और कैसे उसने इस बर्फ के समुद्र के भीतर छिपे हुए रास्ते को पहचान लिया? देह के बोझ से तो डूब ही जाएगा, परंतु फिर भी जानवरों के पास एक विशेष शक्ति होती है जिससे वह रास्ता कभी नहीं भूलते। बेवकूफ ने गंभीर होकर कहा कि वह बुद्ध भगवान का जासूस था और हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आया था। हमने भी उसकी बात मान ली और तुरंत सबको साथ लेकर हम उन्हीं निशानों को पीछा करते हुए चलने लगे। कोई 6 घंटे चलने के बाद दही के समुद्र को पार करके दर्रे में पहाड़ों के बीच में पहुंच गए। उसकी चोटी पर बर्फ का मुकुट था। यही सिक्किम और तिब्बत के बीच का दर्रा है, जिसका नाम है शेरपो दर्रा, जिसके लिए हमने इतनी मुसीबतें झेली। लेकिन यह असली दर्रा नहीं है। असली रास्ता यहाँ से कुछ आगे फासले पर है। शेरपो दर्रा बड़ा मजेदार है। दोनों ओर आकाश को छूने वाले पहाड़ हैं। वे दोनों एक जगह तो इतने संकरे हो जाते हैं कि बीच में 2 हाथ से भी कम चौड़ाई रह जाती है। यह समझिए जितनी
छोटी छोटी काशी जी में गलियां होती हैं, बनारस में गलियां होती हैं, यह उतनी ही पतली गली के रूप में रास्ता हमें मिला। यह गली नल की तरह सीधी ऊपर की ओर चली गई। उसके भीतर बर्फ भरी हुई। हम लोग जितने ही ऊपर चढ़ने लगे, बर्फ का जमाव उतना ही ज्यादा होने लगा। अंत में ऊपर मुख के पास इतना ज्यादा हो गया कि उसमें से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। डर लगने लगा कि यदि नल के दोनों छोरों को एक बार बर्फ भर जाएगी तो क्या होगा। खुखरी से किसी तरह बर्फ को काट कर छेद को चौड़ा किया। इसके बाद उसी छेद की राह से ऊपर की ओर निकलते हुए सामने देखा, सामने एक नया देश दिखाई। जितनी दूर तक नजर पहुंचती, वहां तक कहीं भी पेड़ पौधे नहीं थे और न ही कहीं घास का नाम निशान। वहां धूसर रंग की मिट्टी, नीरस और कड़ी, उस पर जहां जहां थोड़ी बहुत बर्फ जमी हुई थी। कई मील पर दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्व पश्चिम एक लंबी चौड़ी उपत्यका सी थी। उपत्यका की उत्तर दक्षिण सरहद पर धुएं से ढके हुए पहाड़ों का सिलसिला था, मानो एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए हों। इन लक्षणों से मालूम हो गया कि हम तिब्बत में प्रवेश कर गए हैं। तिब्बत में सदा ठंड ही रहती है, फिर भी वहाँ न तो ज्यादा बर्फ गिरती है और न ही पानी बरसता। बर्फ और पानी से भरे हुए बादलों में हिमालय की चोटियों को लांग कर उधर आने की हिम्मत नहीं होती। सभी मेघ गिरिराज के कंधों पर अटक कर चदरे की तरह उड़ते रहते हैं। जो भी हो, तिब्बत की सरहद पर पहुंच जाने से सबकी जान में जान आई। बड़ी उमंग के साथ चलते चलते शाम के वक्त तीस्ता नदी की जन्मभूमि के पास हम लोग पहुंच गए। वहां पर नदी की हालत देखकर हम लोग दंग रह गए। बंगाल में तेजी से बहने वाली तीस्ता यहाँ पर बर्फ का एक बड़ा सा शहबच्चा सी थी। कहाँ है उसका वह गर्जन और कहाँ है उसकी अथाह गहराई। वह रात हम लोगों ने अपनी पहचानी हुई नदी के बिना पहचान के किनारे पर काटी। गजब की ठंड थी। दूसरे दिन फिर रवाना हुए। इस रास्ते में बर्फ नहीं थी, लेकिन अब पहाड़ पर ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी कि कदम कदम पर दम लेने के लिए बैठना पड़ता। पहाड़ था 17,000 फुट ऊंचा। असली दर्रा यही है, इसके पार कर लेने पर ही खास तिब्बत में पहुंच जाएंगे। अगर चढ़ाई कुछ कम खड़ी होती तो भी अच्छा था। बहुत कोशिश करने पर भी उस दिन आधी चढ़ाई ही हम तय कर पाए। पहाड़ पर एक बड़े से गड्ढे में रात बिताई। दूसरे दिन बाकी चढ़ाई चढ़कर चोटी पर पहुंचे। पीछे की ओर मुड़कर देखा, गिरिराज हिमालय बड़े गर्व से सिर ऊंचा किए खड़े हैं। उसके सामने भारत, पीछे तिब्बत और दोनों ओर अनगिनत पहाड़ हैं। भारतवर्ष से यहाँ आने में उसने हमें क्या क्या कठिनाइयां और क्या क्या बाधाएं नहीं दी। हम साधारण आदमी हैं, सही है, लेकिन वह हमें पकड़ कर नहीं रख सका। पृथ्वी में ऐसा कौन सा काम है जो प्रयत्न करने पर सफल नहीं हो सकता। हम लोगों ने अपनी हिम्मत से गिरिराज को भी परास्त कर दिया था। इसी से पग पग पर संकट बढ़ते गए। तिब्बत के सुनसान रास्ते में जासूसों की नजर बचाकर चलना बहुत ही कठिन है। कौन जानता है कि जासूसों के जाल में पड़कर अथवा भीषण सर्दी और भूख प्यास से हमें प्राणों से हाथ न धोना पड़े। लेकिन अब लौट कर तो जा भी नहीं सकते। लौटने का रास्ता अब कई महीने के लिए बर्फ के नीचे दब गया और यहाँ से हमारा लक्ष्य मात्र और मात्र लाशा ही है। सामने देखते हैं तो ढलान का रास्ता है। हल्के पीले रंग की मिट्टी को ऊपर होकर रास्ता नीचे को चला गया। ऐसे रास्ते पर चलने में तनिक भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन देश को देखने से बड़ा अचंभा होता है। ऐसे देश में भी आदमी रहते हैं। सूखी हुई बलुआ मिट्टी, उस पर छोटी छोटी तरह तरह की गोल गोल कंकड़ियां जो दूर से चिड़ियों के पर की तरह जान पड़ती हैं। इस मिट्टी में न तो पेड़ पौधे जमते हैं और न ही झाड़ झंखाड़ जमते हैं। मिट्टी की ही तरह हवा भी बहुत ही खुश्क बहती है। ऐसी हवा के जरा सा छू जाने पर ही पेड़ पौधे मर जाते हैं। चारों ओर देखते चले जा रहे थे। जहाँ तक निगाह जाती न कोई आदमी दिख पड़ता है और न ही किसी गांव का कोई पता चलता। यह तो रेगिस्तान जैसा है। उधर कुछ दिनों से बेवकूफ और बहादुर के सिवा और किसी आदमी का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। इससे भी जी घबरा रहा था। कैसा भी एक आदमी तो देखने को मिल जाता। देखने को मिला सही, लेकिन आदमी नहीं। कई मील चलने के बाद हिरणों का एक झुंड मिला। मिट्टी के साथ उन हिरणों की रंगत इतनी अधिक मिल जाती है कि बहुत नजदीक आए बिना आप उनको पहचान नहीं सकते कि ये हिरण हैं या पहाड़ है। और उनकी पूंछ के क्या कहने, दूध की तरह सफेद और बालों का गुच्छा होता है। चलने पर वह हिलती डुलती है। बिना घास के उस मैदान में हिरण मुंह से काट काट कर न जाने क्या खा रहे। देखकर हमें बड़ा अचंभा हुआ। पेड़ पौधे न होने से तिब्बत के हिरण क्या कंकड़ और बालू खाते हैं? हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों को देखकर हिरण ज्यादा झिझके नहीं। वो कई हाथ की दूरी तक बेधड़क चलते फिरते रहे। हिरणों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इधर कई सालों से तिब्बत की सरकार की ओर से शिकार की मनाही है और इसी कारण से हिरण इतने निडर हो गए हैं। नहीं तो आदमी को देखकर जंगली हिरण क्या खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं।
डर कर भाग जाएगा। अब जांच करके देखा तो कंकड़ पत्थरों की ओट में छोटी छोटी 2 पत्तियों की घास उगी हुई थी, जो जमीन से बाहर निकली हुई। उसमें बस 2 ही पत्तियां। हिरणों की यही खुराक है। ठंड के मौसम में जब यह भी नहीं होती, तब हिरणों के झुंड पहाड़ पर जाकर जहाँ पानी बहता है वहाँ जमी हुई काई खाते हैं। जो भी हो, हमारी दोनों सवारियों ने हिरणों की देखा देखी उस घास को खाना शुरू कर दिया। ये दोनों जानवर 2 दिन से भूखे थे। हम लोग भी उन्हें छोड़कर थोड़ी देर सुस्ताने लगे, लेकिन अधिक देर करना सही नहीं समझा। हमारी खुराक भी खत्म होने को थी और दिन डूबने से पहले किसी गांव में पहुंचना जरूरी था। इसीलिए हम अपने जानवरों को पकड़ लाए और उनके ऊपर अपना सामान लाद कर आगे बढ़ने लगे। असल बात अभी तक नहीं कही। तिब्बत की सरहद में पहुंचते ही हम और बहादुर दोनों ही कुली की तरह पीठ पर पोटलियां लादे हुए चल रहे थे और बेवकूफ हम लोगों का मालिक बनकर टट्टू पर चढ़ा हुआ मस्ती से जा रहा। खच्चर भी पीछे पीछे आ रहा था। उस पर सामान लदा हुआ था। बहादुर की कलाई में खच्चर की डोरी बंधी हुई थी। इस तरह सुनसान मैदान में कोई 5 मील चले, इतने पर भी न तो कोई बस्ती मिली और न ही कोई आदमी मिला। हाँ, बीच बीच में हिरणों के झुंड जरूर मिलते गए। एक जगह हिरणों के बहुत बड़े झुंड में से होकर हम लोग निकले। न जाने क्यों बेवकूफ को एकाएक गाने गाने की इच्छा हुई। इससे पहले हमने उसे कभी गाते नहीं देखा। गला साफ करते ही उसने गाना शुरू किया और हम सब चौंक पड़े। हिरणों ने भी शायद ऐसा गाना कभी नहीं सुना था। वो तो डर कर दूर भाग ही गए। खच्चर भी न जाने क्या सोचकर उसके साथ साथ चिल्ला पड़ा। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं था। उनका भी गला कई दिन से खुला नहीं था। उस खुले मैदान को देखकर हमारी भी कुछ गाने की इच्छा होने लगी। भाग्य से उस समय संगीत के लोभ को रोक लिया, क्योंकि रास्ता उस जगह से एकदम नीचे की ओर मुड़कर एक सूखी हुई नदी के संकरे पाट से होता हुआ उस पार गांव में चला गया। गांव इतना नीचे था कि बिल्कुल पास पहुंचे बिना इस पार से दिखाई ही नहीं पड़ता था। जब उस पर नजर पड़ी तो हम नदी के पार इसी गांव में कोई 200-300 हाथ की दूरी पर थे। गांव छोटा सा था। उसमें 20-25 छोटे बड़े मकान थे। हर एक घर की छत पर एक एक झंडा फहरा रहा था। तिब्बतियों का विश्वास है कि झंडा फहराता रहकर पापों को दूर कर देता है। हम लोग यह नहीं समझते थे कि गांव के पास यूं एकाएक जा पहुंचेंगे। हम लोग गांव के भीतर जाएं या नहीं, इसका निश्चय करने से पहले ही हम क्या देखते हैं कि गांव के 2 आदमी इशारे से हमें बुला रहे हैं। अपने देश में अगर होते और यूं रिश्तेदार की तरह बुलाए जाने पर मन प्रसन्न हो जाता, परंतु प्रदेश में इस व्यवहार की हमें आशा और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इस कारण हम बहुत डर गए। भागने का तो रास्ता कहीं था ही नहीं, नहीं तो भागने की भी कोशिश की जाती। लाचार होकर बेवकूफ को आगे जाने को कहा और हम बलिदान के बकरे की तरह पीछे पीछे चलने लगे। कहीं ऐसा न हो कि परदेशी समझकर हम पकड़ लिए जाएं। बड़ी मुसीबतें झेलकर तो इतनी दूर आए हैं, अब शायद जान भी ना बचे। मरने के बाद भूत बनकर तिब्बत में घूमने फिरने का मौका मिलने की भी तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि तिब्बती लोग भूतों को भगाने में बड़े उस्ताद होते हैं। लेकिन हमारा डरना फिजूल था। तिब्बतियों ने हमें कुली समझकर हमारी ओर तो एक बार भी नहीं देखा। वो तो बस बेवकूफ से ही बातें करने में लग गए। गांव के सभी छोटे बड़े लोग बेवकूफ और बहादुर को घेर कर उनसे बातचीत करने लगे। वे कहने लगे कि तुम लोग दर्रे को पार करके कैसे आए हो, क्योंकि 2 दिन हुए हमारे गांव से 4 आदमी उसी दर्रे से होकर सिक्किम के लाचेंग गांव जाने के लिए निकले थे। उनमें से 2 तो बर्फानी तूफान में वहीं मर गए और 2 को लौटने पर निमोनिया हो गया। उनके बचने की उम्मीद भी कम ही है। दलाई लामा की कृपा से बच जाएं तो बच जाएं। तिब्बत में वैद्य या डॉक्टर नहीं होते, दलाई लामा ही सब कुछ करते हैं। बहुत से असाध्य रोगों में लामा महाराज अपने शरीर की मैल रोगी को औषध के रूप में खाने के लिए देते हैं। तिब्बतियों का विश्वास है कि दलाई लामा मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। हम जिंदा आदमी बर्फानी तूफान में पड़कर मरे नहीं, इसके लिए हमने मन ही मन दलाई लामा को धन्यवाद दिया और यह मनौती मानी कि हमें कोई भारी बीमारी ना हो, नहीं तो शायद हमें भी किसी लामा महाराज के शरीर का मैल ही खाना पड़ेगा। जो भी हो, हम ठहरे नहीं। खच्चर को हाँकते हुए गांव के रास्ते आगे बढ़े। अब गांव को अच्छी तरह देखने का मौका मिला। मकान 2 मंजिले थे, लेकिन उनमें ऊपर चढ़ने के लिए जीने के बदले सीढ़ी लगी हुई। रात को सीढ़ी ऊपर उठा ली जाती है। घर वाले ऊपर रहते हैं और नीचे गाय बैल भेड़ बकरी गधे नौकर चाकर घास भूसा पुआल वगैरह रखा जाता है। बिना जान पहचान का कोई अतिथि आ जाता है तो उसे भी नीचे की मंजिल में ही जगह दी जाती है। तिब्बतियों के पक्के मकान से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वे बड़े आदमी होते हैं। बात यह है कि तिब्बत में कच्चा मकान बनाने का सामान तो है ही नहीं। वहाँ बांस लकड़ी फूस वगैरह कुछ नहीं होता। तिब्बती लोग कच्ची मिट्टी की ईंटें बना लेते हैं और उनको पकाने के लिए कोयला भी नहीं मिलता। उन गीली ईंटों को धूप में सुखा लेते हैं। इस गांव में पहले चीन वालों का एक किला था।
लेकिन अब उसमें चीनी लोग नहीं रहते, इससे वह भी टूट फूट कर गिर गया है। मालिक के न रहने पर घर की यही हालत होती है। गांव छोड़कर हम खच्चर के साथ बढ़े जा रहे थे, लेकिन टट्टू, बहादुर और बेवकूफ का पता नहीं था। इसीलिए रास्ते में एक जगह बैठकर हम उनकी बाट देखने लगे। थोड़ी देर में देखा कि वो तीनों चले आ रहे हैं। बहादुर की पीठ पर एक बोझ और बढ़ गया था। यह जौ के सूखे डंठलों का एक गट्ठर था, जो खच्चरों के खाने के लिए था। यहाँ के पशुओं की यही एकमात्र खुराक। इसके सिवा हम लोगों के लिए चांगपा, जौ का आटा और सूखा मांस भी खरीदा गया। गांव से कोई 2 मील की दूरी पर एक जगह खाने पीने का प्रबंध किया गया। बहादुर सचमुच में बहादुर है। मैदान में से वह सुरा गाय और हिरण का सूखा हुआ बहुत सा लीद उठा लाया और उसी से उसने आग जलाई। वह एक डेगची पानी भी ले आया। चाय बनाकर और मांस भूनकर कुछ चपातियां भी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी मुराद पूरी नहीं हुई। आग बुझ गई। ऐसा खुश्क मुल्क है कि आग भी देर तक नहीं ठहर। चाय के साथ भुना हुआ मांस खाकर हम लोग आगे बढ़े। सामने ही कप्पा जंग मठ है। शाम से पहले वहां पहुंचना है। इस रास्ते में हिमालय की तरह बर्फ का तो कोई डर नहीं है। हाँ, जमीन पर कहीं कहीं बर्फ का एक आध टुकड़ा पड़ा मिल जाता है, लेकिन आंधी का डर जरूर है। बिना किसी आश्रय के लंबे चौड़े सुनसान मैदान में एक बार आंधी उठती है तो बटोही और राही के प्राण बचाना मुश्किल हो जाता है। उस आंधी की रफ्तार घंटे में 100 मील से भी ज्यादा होती है और हवा इतनी ठंडी होती है कि 7-8 मोटे कुर्ते पहनने से भी ठंड नहीं जाती। जान पड़ता है कोई चाबुक मार रहा हो। इस आंधी का वेग दोपहर को बढ़ता है और दोपहर से शाम तक एक जैसा ही रहता है। इसके बाद वह रुक जाती है, लेकिन कभी कभी तो रात को भी चलती रहती है। यहाँ से लासा तक हमें इस आंधी का सामना करना पड़ा था। उस दिन दोपहर को आंधी आई। इससे हम लोग उसी मैदान में एक दूसरे से सटकर बैठ गए। चौथे पहर वेग कुछ कम होने पर हम लोग फिर चटपट रवाना हो गए। शाम का अंधेरा घना होने पर हम लोग कप्पा जंग पहुंचे। अब उस शहर की गंदगी का तो क्या कहना। रास्ते में जगह जगह कूड़ा करकट फैला हुआ था। बदबू इतनी भयंकर आ रही थी। उसके मुकाबले काशी की गलियों की गंदगी और कलकत्ते के बड़े बाजार की सड़ान तो कुछ भी नहीं है। रास्ते में कुत्ते उस कूड़े कचरे के लिए छीना झपटी करके लड़ रहे थे और मनुष्यों की शोभा का तो क्या कहना। एक तो गंदी पोशाक और बदन से ऐसी बदबू निकलती थी कि पास खड़ा होना भी कठिन हो रहा था। कप्पा जंग में उस समय कोई मेला लगा हुआ था। भूत का नाच हो रहा था। मेला देखने को जाने की इच्छा हुई, लेकिन शहर की हालत देखने से अधिक रात तक ठहरने की हिम्मत नहीं हुई। अब सारे शहर में इसलिए चक्कर लगाया कि कहीं ठहरने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। मेले के लिए आए हुए दर्शकों ने सभी सरायों पर कब्जा जमाया हुआ था। अंत में पूरे गांव के 3-4 चक्कर लगाने के बाद जगह न मिलने पर हम बहुत निराश हुए और उस बढ़ती हुई रात में, चलती हुई शीत लहर में, उस ठंडे तूफान में हमने फैसला किया कि गांव छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहीं कोई खोह या कोई पहाड़ की चट्टान उठी हुई मिल जाए जिसके सहारे हम रात काट। तो मित्रों, आज इतना ही। बाकी अगले भाग में बताएंगे, यह जानने के लिए कि क्या हमें वहां रुकने के लिए कोई जगह मिली या हमें रात में भी चलना पड़ा। आगे किन किन कठिनाइयों से हमें 2-2 हाथ करने पड़े, यह जानने के लिए जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। अगला भाग भी यथाशीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।